नमस्कार। क्लास 10th मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हर प्रश्न के अगेंस्ट 3 प्रश्न तैयार किए गए हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, वास्तविक संख्याएं। चलिए हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो लेते हैं, सबसे पहले संख्या है हमारी 6, तो 6 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का दिया तो 2 तिया 6, फिर 3 का दिया तो 1। फिर हमारे पास संख्या है 72 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 छिंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नम 18, फिर 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 120 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 120 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 छिंग 12, फिर 2 तिया, फिर 2 पंद्रम, फिर 3 पंचे और 5 एकम। तो सबके अभाज्य गुणनखंडों को हम एक साथ जब हम लिखेंगे तो 6 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 72 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और 120 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिया है। हमें पता है कि हर संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। उनका क्रम बस आगे पीछे हम कर सकते हैं, हालांकि उनका अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। हम ये पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अब हम यदि इन्हें घातों के रूप में जमाएं तो कुछ इस प्रकार से जम जाएंगे। 6 को हम लिख देंगे 6 बराबर 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। कोई समस्या नहीं है, 2 एक बार है, 3 एक बार है। फिर 72 को हम लिख देंगे 2 की घात 3, 2 कितने बार है, 3 बार है, गुणा 3 की घात 2। ये हमने 72 को लिख दिया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। और 120 को मैंने लिख दिया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इस तरह से हमने तीनों अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। हम सबसे पहले लेते हैं HCF बराबर। HCF हम किसका ज्ञात कर रहे हैं वो भी लिख देते हैं। किसका ज्ञात कर रहे हैं? 6, 72, 120 का। HCF ऑफ 6, 72, 120। तीनों का जब हम HCF ज्ञात करेंगे तो हमें यह ध्यान देना है कि तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्याओं की उचित न्यूनतम घात, देखिए सबसे छोटी घात, तीनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ संख्या है उसकी सबसे छोटी घात हमें लेना है, वह HCF के रूप में आते जाएगी। तीनों संख्याओं में देखिए 2 है, तीनों में उभयनिष्ठ का मतलब तीनों में होना चाहिए। तीनों में कौन है? 2 है, और 2 की सबसे छोटी घात 2 की घात 1 है यहां पर। फिर हमने देखा कि तीनों संख्याओं में 3 है, और 3 की सबसे छोटी घात कौन है? 3 की घात 1 है। बस समाप्त हो गया हमारा HCF। 2 की घात 2, 2 की घात 1 मतलब 2, और 3 की घात 1 मतलब 3, तो 2 तिया 6 हो गया। HCF का मान हमें प्राप्त हो गया, HCF 6। इसी प्रकार अब हम ले लेते हैं LCM। 6, 72, 120 का LCM जब हम लेंगे तो हमें देखना है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घात, प्रत्येक की कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड यहां पर हैं तीनों संख्याओं में? 2 है, 3 है, 5 है। बस इतने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 3। 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 की घात 2। और 5 की सबसे बड़ी घात तो 1 ही है, 5 की घात 1। तो एक बार पुनः समझ लें कि HCF जब हम ज्ञात करते हैं तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात लेते हैं। तीनों संख्या हैं, तीनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होगा उसकी न्यूनतम घात हम लेंगे। और जब हम LCM ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं, तो हम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, उन संख्याओं में मिलाकर जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं सभी की सबसे बड़ी घातों को लेकर गुणा कर देते हैं। ये हमने ले लिया, अब हम गुणा कर देते हैं। तो 2 की घात 3 हो गया 8, 8 और 3 की घात 2 9 हो गया, 9 8 9 72 हो गया, और 72
पंचे 360 हो गया। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, HCF भी और LCM भी। HCF 306 और 657 का मान हमें प्राप्त है 9। तो हमें HCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है। ऐसी परिस्थितियों में हमें दोनों संख्याएं भी दी गई हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें ज्ञात क्या है। क्या है हमें ज्ञात? HCF 306 657 बराबर 9, यह हमें ज्ञात है। और हम सूत्र भी जानते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। जिन दो संख्याओं का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है उनका गुणनफल। तो ये सूत्र बहुत ही आसान है। जब हम HCF और LCM का गुणा करेंगे तो हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होगा। तो यहां पर हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और 657 है। और HCF कितना है? 9 है। तो चलिए हम मान रख देते हैं। HCF का मान 9 गुणा के स्थान पर गुणा, LCM के स्थान पर LCM, बराबर के स्थान पर बराबर, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 306 गुणा 657। इस तरह से हमने दोनों संख्याओं का गुणा भी कर दिया। अब चलिए LCM बराबर हो जाएगा सीधे 306 गुणा 657, तो अंश में रह जाएगा और हर में हमें प्राप्त हो जाएगा 9। हर में हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। तो हम पहले कोशिश कर लेते हैं इस संख्या को, अंश को सरल करने की। तो कैसे करेंगे? 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 3 बचा तो 9 चौके 36। तो वास्तव में जो LCM हमें प्राप्त होगा वो 657 में 34 का गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो कर लेते हैं। ये देखिए 657 में मैं 34 का गुणा कर देता हूं। तो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल का 2, 4 पंचे 20 और 2 22 की 2 हासिल का 2, 4 छिंग 24 और 2 26, और उसके बाद 3 सत्ते 21 की 1 हासिल का 2, 3 पांचे 15, 2 17 की 7 हासिल का 1, 3 छिंग 18 और 1 ये 19, और ये हो गया 8, 3 13 की 3 हासिल का 1, और 9 और 2 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, 22,338 प्राप्त हुआ। LCM का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 22,338। ये है संख्या 306 और 657 का LCM। तो हम अलग से लिख सकते हैं कि आंसर LCM 306 657 बराबर 22,338। प्रश्न नंबर 3, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो दशमलव प्रसार शांत कब होता है? तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हमें विभाजन प्रक्रिया की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम केवल हर में देखेंगे कि या तो 2 की घातों के रूप में हो हर, या तो 5 की घातों के रूप में हो हर, या 2 एवं 5 दोनों की घातों के रूप में हर है। तो हम कह देंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। 2, 5 या 2 एवं 5 दोनों के अलावा कोई भी अन्य संख्या यदि हर में आती है, अभाज्य गुणनखंड करने पर प्राप्त होती है, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि यदि ये दोनों संख्याएं हर में 2 की घात m और 2 की घात n या कोई भी हमारी घात 5 की घात कोई भी हो, यदि इन दोनों संख्याओं की उपस्थिति की यदि हमें जांच करनी है तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि दी गई संख्या के दोनों अंक अंश एवं हर के दोनों अंक सहअभाज्य है या नहीं। यानी यदि वह सहअभाज्य नहीं है तो हमें उन्हें काटकर सबसे पहले सरलतम रूप में बांटना पड़ेगा, जैसे कि 7 11 77 और 7 21 7 0 0। यह संख्या 77/210 सरलतम रूप में होनी चाहिए। जब संख्या सरलतम रूप में होगी तो ही हम ये घातें m, 2 की घात m और 2 की घात n आदि घातें होने की जांच कर सकेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। तो जो संख्या हमें दी गई है वह है 77/210। तो हम सीधे इसके बाद लिख देंगे सरलतम रूप में। सरलतम रूप में क्या हो जाएगी संख्या? सरलतम रूप में 77/210 को जब हम सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ये देखिए 7 11 77, 7 3 21, तो ये हो जाएगा 11/30। अब हम हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हर कौन है? 30 है, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंचे 10, फिर 3 पांचे 15, फिर 5 एकम 5। तो क्या प्राप्त हुआ हर के अभाज्य गुणनखंड में? तो देखिए 11 बटे हम लिख देंगे 30 के मान। क्या क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब हर में केवल 2 की घातें हों, या केवल 5 की घातें हों, या 2 एवं 5 की घातें हों। लेकिन यहां ये 3 अतिरिक्त रूप से आ चुका है। सरलतम रूप में बांटने के बाद भी यह 3 हर में है, अतः हम कह देंगे चूंकि हर में 2 एवं 5 की घातों के अतिरिक्त 3 की घातें भी हैं, अतिरिक्त 3 की घातें भी हैं, अर्थात संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई भी यदि n घात की संख्या है और यदि हमें पूछा जाए कि वह क्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे 4 की घात n भी पूछा जा सकता है कि 4 की घात n 0 पर समाप्त होती है क्या, तो हमें यह श्योर करना है कि 4 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 एवं 5 की उपस्थिति अनिवार्य है। तो चूंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड में तो 2 गुणा 2 ही आता है, और हमें पता है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, उनका केवल स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, उनकी संख्या भी निश्चित होती है। तो 4 के जैसे 2 गुणा 2 हुआ, और 6 की घात n को हम उसी प्रकार यदि लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 3 पूरे की घात n, यहां लिख देंगे 2 की घात n गुणा 3 की घात n। यहां पर 2 तो उपस्थित है किंतु 5 उपस्थित नहीं है, तो हम लिख देंगे। चलिए हल शुरू करते हैं। हमारे पास संख्या है 6 की घात n, 6 की घात n। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 3 पूरे की घात n, या 2 की घात n गुणा 3 की घात n। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, अद्वितीय होते हैं। साथ ही इकाई के स्थान पर शून्य आने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 की उपस्थिति अनिवार्य है, अनिवार्य है। हम यह जानते हैं कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, हमें यह भी पता है कि 2 तो है हमारे पास 6 की घात n में, लेकिन 5 का होना भी जरूरी है, क्योंकि 2 पंचे 10 या 5 दूनी 10 का शून्य होता है, और तभी शून्य हमें प्राप्त हो सकता है। तो यहां पर 5 नहीं है, तो हम लिख देंगे संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित है किंतु 5 नहीं, अतः यह संख्या
शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। पूछा गया ना शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या, तो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसे हम शून्य पर समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, 5 की उपस्थिति नहीं है। प्रश्न नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे सिद्ध करने के लिए उल्टा मान लेंगे। माना कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, कर्णी 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया। तो उसे हम P बटे Q या A बटे B के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर हमने लिख दिया A बटे B के रूप में लिख दिया कर्णी 3 को A बटे B के रूप में। कुछ शर्तें हम यहां रखेंगे कि A एवं B पूर्णांक हैं, दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। चलिए A और B पूर्णांक है यह तो हम जान गए। फिर हम लिखेंगे कि B इज नॉट इक्वल टू 0, B शून्य के बराबर ना हो, और A और B को हमने काट रखा है सरलतम रूपों में, और हम ये लिख देते हैं कि A एवं B सह अभाज्य हैं, इन्हें और अधिक सरलतम रूपों में नहीं काटा जा सकता। A और B सह अभाज्य हैं। तो 3 बातों का ध्यान रखना है, A एवं B पूर्णांक हैं, B इज नॉट इक्वल टू 0, और हमने यदि इसे सरलतम रूप में काट रखा है तो A एवं B सह अभाज्य है। तो अब हम यहां पर पक्षांतर कर देंगे B का, तो B कर्णी 3 बराबर A हो गया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या पाते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम b वर्ग बराबर 3b वर्ग, देखिए कर्णी 3 का वर्ग हो गया 3b वर्ग बराबर a वर्ग, समीकरण नंबर 1। तो इसको हम ये देख रहे हैं कि a वर्ग 3 से विभाजित है, b वर्ग से विभाजित है, तो हम लिख देंगे चूंकि a वर्ग 3 से विभाजित है, a वर्ग 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः हम प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं कि A भी 3 से विभाजित होगा, A भी 3 से विभाजित होगा। एक बात हमें यह जानकारी मिल गई है, जब A 3 से पूर्णतः विभाजित है तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं कि भैया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो A वास्तव में क्या हो जाएगा, 3 से भाग दे रहे हैं और भागफल हमें मान लो C प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पूर्णतः विभाजित है तो इस शून्य की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 3C बराबर A, 3C बराबर A। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पुनः हमने वर्ग किया तो क्या प्राप्त हुआ, 3 का वर्ग हो गया 9 और C वर्ग बराबर A वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 में देखिए दोनों में राइट हैंड साइड a वर्ग है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, तो 3b वर्ग बराबर 3c वर्ग। एक स्थिति थी, सॉरी 3b वर्ग बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिए 9c वर्ग, ये देखिए 3b वर्ग बराबर 9c वर्ग। एक स्थिति ऐसी थी कि 3b वर्ग बराबर a वर्ग था, लेकिन अब देखिए b वर्ग बराबर ये 3 बार कट जाएगा तो 3c वर्ग, b वर्ग बराबर 3c वर्ग, यानी c वर्ग का 3 गुना कौन है, b वर्ग है, और b वर्ग का 3 गुना कौन है, a वर्ग है। देखिए ये देखिए c वर्ग का 3 गुना b वर्ग है, b वर्ग का 3 गुना a वर्ग है। अब देखिए इसको हम जब इस रूप में हमें प्राप्त हो गया तो हम यहां भी लिखेंगे, चूंकि ये देखिए b वर्ग किस किस से विभाजित है, 3 और c वर्ग से विभाजित है, तो लिखेंगे चूंकि b वर्ग 3 से विभाजित है अतः b भी 3 से विभाजित होगा। ये क्या, अब हम देख रहे हैं कि b भी 3 से विभाजित हो गया और a भी 3 से विभाजित हो गया, जबकि हमने बोला था कि a और b दोनों सह अभाज्य हैं, इन्हें और अधिक सरल रूपों में नहीं काटा जा सकता, जबकि दोनों 3 से विभाजित हैं तो दोनों तो 3 से कट जाएंगे। लेकिन अब हमारे माने गए तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, तो हम लिख देंगे चूंकि a एवं b दोनों 3 से विभाजित हैं, सह अभाज्य नहीं हैं,
सहअभाज्य नहीं है, अर्थात हमारा माना गया तथ्य असत्य है, असत्य है। तो सत्य क्या है? हमारा माना गया तथ्य असत्य है, करणी 3 एक परिमेय संख्या है, यह असत्य है, अर्थात करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय का उल्टा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। हमें यही सिद्ध करना था। प्रश्न लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 धन 2 करणी 5 को हम अपरिमेय सिद्ध करने के लिए विरोधाभास लेते हैं कि माना 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। इसे हम क्या मान लें? 3 धन 2 करणी 5 को एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख देंगे? 3 धन 2 करणी 5 को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे हमने P बटे Q के रूप में लिख दिया और यहां लिखा कि P एवं Q पूर्णांक हैं। सबसे पहली बात, पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q शून्य के बराबर नहीं है। और हम यह भी मान लें कि हम इन्हें सरलतम रूप में काट चुके हैं, तो हम ये भी लिख दें कि P एवं Q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं, पूर्णांक हैं, Q शून्य के बराबर नहीं है और P एवं Q दोनों सहअभाज्य हैं। तो जब हम इसे इस रूप में मान चुके हैं, तो जब हम अब इस करणी 5 को अकेला करने का प्रयास करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम 3 का पक्षांतर कर देते हैं, तो 2 करणी 5 बराबर हो जाएगा P बटे Q ऋण 3। और अब हम इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा करणी 5 बराबर 1 बटे 2, 2 1 बटे 2 के रूप में चला जाएगा P बटे Q ऋण 3 में। या हम उसे अंदर लेकर जाएं तो क्या प्राप्त होगा? करणी 5 बराबर P बटे 2Q ऋण 3 बटे 2। इस तरह से हमने जो संख्या प्राप्त किया, वास्तव में उसमें 2 का भाग हुआ है और 3 बटे 2 घटा है। तो हम आपको बता दें कि किसी भी परिमेय संख्या है, किसी भी परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या का भाग देते हैं और परिमेय संख्या को ही घटाते हैं, तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। किसी भी परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या का भाग देंगे और परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अर्थात राइट हैंड साइड में P बटे 2Q ऋण 3 बटे 2 परिमेय संख्या है। क्योंकि P बटे क्यों है? क्योंकि हमने P बटे Q को क्या माने हैं? क्योंकि P बटे Q परिमेय है। ठीक, हमने यहां माना है। ठीक, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह हम सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या है। लिख सकते हैं यहां पर, सिद्ध कर चुके हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, P बटे 2Q ऋण 3 बटे 2 परिमेय संख्या है, अतः हमारे माने गए तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अर्थात जो हमने माना है वो गलत हो जाएगा। क्या माना है? कि 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है, तो उसको गलत कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थात 3 धन 2 करणी 5 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो क्या निकलेगा? 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सिद्ध।